हेलो एवरीवन, मैं सैयद नियाजली हिस्ट्री बाय अली सर चैनल पर आप लोगों के लिए चीन के इतिहास की एक सीरीज़ लेकर आया हूं। तो आप सभी लोगों को मेरे द्वारा सूचित किया जाता है कि हम लोग चीन के इतिहास को प्रारंभ से लेकर वर्तमान के साम्यवादी चीन पर पूरा हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो हम लोग देखते हैं चीन का इतिहास। सबसे पहले मैं आप लोगों को चीन से इसकी विशालता से इंट्रोड्यूस करा दूं। इसकी विशालता आप लोगों को देखने को मिलेगी कि दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हम लोगों को देश देखने को मिलता है। ठीक है, कनाडा से कुछ छोटा, अमेरिका से कुछ बड़ा हम लोगों को देखने को मिलता है। इसकी दक्षिणी सीमा टकला-मकान मरुस्थल अर्थात तिब्बत के पठार से वियतनाम की पहाड़ियों तक देखने को मिलती है। इसकी उत्तरी सीमा साइबेरिया के पठार अर्थात साइबेरिया से लगी हम लोगों को देखने को मिलती है। इसकी पश्चिमी सीमा की हम लोग बात करें, इसकी पश्चिमी सीमा हम लोगों को कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके पार्ट से लगी हुई दिखाई देती है। बात करें इसकी विशालता की तो इसका एक सिटी है, पश्चिमी शहर है कासगार शहर। इससे आप लोग चीन की राजधानी आते हैं बीजिंग तो 4000 किलोमीटर की दूरी। इस तरह चीन को नापने में आप लोगों को 45 घंटे लग जाएं ट्रेन से। तो ये चीन की बेसिक सी जानकारी हम लोगों ने देखी। बड़ा विशाल चीन, दुनिया में तीसरे नंबर का चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करें हम लोग चीन के इतिहास की। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, सभ्यताएं जो होती, सभ्यताएं जो पनपती हैं, सभी सभ्यताओं की रेसिपी एक जैसी ही हम लोगों को दिखाई देती है। कैसी रेसिपी दिखाई देती है? सबसे पहले दो नदियां होती हैं, दो नदियों में दोआब क्षेत्र होता है जहां प्रारंभ में मानव आकर बसता है, वहां खेती करता है, परिवार बसाता है, गांव मोहल्ले, फिर वहां अपनी आस्थाएं, वहां वही अपने प्रतीक जनरेट करता है, फिर कबीले बनते हैं, वहां फिर उठापटक चालू होती है और एक सभ्यता का नाश होता है और दूसरी सभ्यता का वहां पर उदय होता है। ये सभ्यताओं की रेसिपी चीन में भी इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। बात करें हम लोग, शुरुआत होती है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से दो बड़ी नदियां चीन में बहती हैं। एक नदी उत्तरी सीमा पर पीली नदी, इसको हांगो नदी कहते हैं, और एक दक्षिण में ठीक यांग तीसी यांग नदी हम लोगों को देखने को मिलती है। प्रारंभ में यही चीनी बस्तियां हम लोगों को इन्हीं घाटियों में पनपती हुई दिखाई देती हैं और यहीं से 8000 ईसा पूर्व के हम लोगों को चावल या धान के साक्ष्य भी देखने को मिल जाते हैं। आगे चलकर हम लोग बात करें कुछ ही वर्ष पहले, अर्थात जानकारी दूं 2013-14 के आसपास की, यहाँ चीन की दीवार के क्योंकि चीन की जो दीवार है ना वो उत्तरी सीमा पर है, पश्चिमी से उत्तरी में जाती है और मंगोलों से सुरक्षा के लिए ही चीन को दीवार को बनवाया गया था। अभी कुछ ही वर्ष पहले 2013-14 की आप लोगों को जानकारी दूं, एक चीन की दीवार के पास 2300 ईसा पूर्व, जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है तब का, तो 2300 ईसा पूर्व का एक नगर मिला जिसका नाम है सीमाओ। सीमाओं की बात करें, पत्थर की ईंटों की दीवारों वाली, जिसके अंदर एक प्राचीन नगर बसा है। उन दीवारों पर कुछ आकृतियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? आकृतियां। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये आकृतियां इनकी देवी देवता या कोई इनका प्रतीक चिन्ह रहा होगा। अब उलझन ये है कि सीमाओं जो नदी है वो मंगोल, क्योंकि चीन से ऊपर मंगोल पड़ता है, मंगोल और मंगोल जो है वो एक असभ्य लोग हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक उलझन है कि चीन के लोग, क्योंकि चीन के मैदानी भाग ही इतने संपन्न थे, तो चीन के लोग वहां सीमाओं में जाकर, ठीक है, जो सिटी है, नदी भी है सीमाओं वहां पर, वहां जाके क्यों बसे होंगे? तो ये हम लोगों को एक संभावना ये जताई जाती है कि क्या मूल सभ्य चीनियों की बजाय असभ्य मंगोलों की कोई बस्ती रही क्या सीमाओं? ठीक है, अगर ये बात सच निकल गई तो चीन के अंदर ये चुटकुला बन जाएगा कि असभ्यों ने सभ्यों से पहले एक वहां पर सभ्यता बसा ली। लगभग इसी समय आप लोग चीन के अंदर देखोगे तो एक चीन के मिडिल पार्ट के अंदर एक किलाबंद हम लोगों को पीली नदी के घाटी के बीच में एक सिटी मिली, ताओसी। यह मूल चीनियों का क्षेत्र है और यहाँ के प्रत्येक वर्तमान चीन से भी हम लोगों को मिलते जुलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सौर घड़ी भी हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, फिर बात करें इस चीन के इतिहास को लेकर, एक चीनी इतिहासकार हैं जिनका नाम है गु जुयू। इन चीनी इतिहासकार के द्वारा चीन के प्रारंभिक इतिहास के बारे में 4 पंक्तियों में ही बाखूबी निपटाते हुए अपनी किताब के अंदर लिखते हैं। वो कहते हैं कि 1900 बीसी के पहले राजा यू ने चिया वंश की स्थापना की। क्या लिख रहे हैं इतिहासकार गुजुयू के 1900 बीसी के आसपास चीन के पहले राजा यू ने चिया वंश की स्थापना की, जब 10,000 से अधिक छोटे मोटे कबीले वहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इतने वहां पर कबीले हुआ करते थे।
1900 से 1500, वो आगे लिखते हैं इतिहासकार कि 1900 से 1500 बीसी के आसपास जब चीन आया तो यहां पर सांग वंश का शासन आया। और सांग वंश का शासन आया उस समय भी यहां पर कुछ हजार कबीले रहा करते होंगे, 10,000, उससे 1000 पे हम लोगों को आते हुए दिखाई दिए। 400 बीसी के आसपास तक ये कबीले घटकर करीब कुछ 100 कबीलों के आसपास रह गए होंगे। आखिर में 221 बीसी तक में जाकर एक राज्य और एक राजा बना चीन। चीन एक राजा भी था और चीनी राज्य का नाम भी था, तो चीन राजवंश। तो बात ये आती है कि चीनवासी अपने देश का नाम चीन कैसे पटकते हैं, तो सुनना, चीनवासी अपने देश को सदियों से चोंगुआ कहा करते थे। क्या कहा करते थे? चोंगुआ। इस इतिहासकार गुजू यू ने ये तमाम जानकारी दी। क्या कह रहे हैं वो कि इस 1900 से लेकर 221 के बीच में तमाम राजवंश हैं। ठीक है, इस प्रकार से चीन हम लोगों को प्रारंभिक अवस्था में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं कि चीनवासी अपने देश को सदियों से चोंगुआ नाम से पुकारते थे। चोंगुआ का अर्थ है हिंदी में मध्य प्रदेश, मिडिल वाला पार्ट, तो उसको मध्य प्रदेश ये लोग कहा करते थे। बाहर के लोग इसे ही चीन या चाइना के नाम से फिर पुकारने लगे। तो आप सभी को ये सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रो दिया गया है मेरे द्वारा। अब अगला पार्ट में आप लोगों को चीन के इतिहास में एक एक डायनेस्टी से, जैसे इसकी पहली डायनेस्टी 1900 बीसी के आसपास राजा यू ने चिया वंश की स्थापना की, और पूरा आप लोगों को चीन का इतिहास बताया जाएगा। और वर्तमान तक चीन के अंदर किस प्रकार से हम लोगों को साम्यवाद और साम्यवाद के रूप में तानाशाही स्थापित देखने को मिलती है, इसमें हम लोग प्रकाश डालेंगे। जाते जाते आप लोगों को एक चीन की एक लोकगीत बताना चाहूंगा जो चीन के अंदर बड़ा फेमस है। लोकगीत ये है कि ये लोग वहां पर ये ऐसा लोकगीत गाते हैं कि सृष्टि से पहले भीषण उथल पुथल थी। जब आकाश नहीं था, धरती नहीं थी, मनुष्य नहीं थे, तब अंतरिक्ष देवता ने सूर्य चंद्रमा तारे बनाए, पृथ्वी के देवता ने घास और अन्न उगाए। धीरे धीरे यह उथल पुथल खत्म हुई और हमारे पूर्वज भाई बहन फूजी नुआ का अवतरण हुआ। उनके हजारों बच्चों से हमारी ये धरती समृद्ध हुई। ये चीनी लोकगीत है। इसमें आगे इस लोकगीत में पढ़ा जाता है कि हमारी सृष्टि गाथा है हम सब के उपनामों की, पूरी दुनिया के लोगों की। भले दुनिया के लोग दिखे हमसे भिन्न, लेकिन हम सभी एक परिवार हैं। यह चीन के अंदर एक हीन या हान लोकगीत हम लोगों को देखने को मिलता है जो चीन के। तो आज सिर्फ हम लोगों ने बेसिक इंट्रो डिस्कस किया है। अगला एपिसोड आप लोगों को देखना है, तो ये एपिसोड आप लोग जो देखेंगे, इसी से अगला एपिसोड आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। मजा आएगा आप लोगों को। बने रहें हिस्ट्री बाय अली सर पर और अली सर के साथ में, क्योंकि चीन की कहानी अली सर की जुबानी। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।